नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्या बिहार में फिर से खेला होगा? क्या नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामेंगे और कांग्रेस के साथ चुनाव में उतरेंगे? क्या 15 जनवरी के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो पिछले कई दिनों से लोगों के जहन में घूम रहे हैं। दरअसल जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर के ये कहना कि बिहार में क्या होने वाला है किसी के लिए भी आसान नहीं है। अभी तक जो खेल सिर्फ नीतीश, बीजेपी और राजद के बीच लग रहा था, अब उस खेल में कांग्रेस की एंट्री हो गई है और चर्चाएं ये भी होने लगी हैं कि क्या कांग्रेस और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर के बिहार में चुनावी रण में उतर सकते हैं या फिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के तेवर ढीले करने के लिए बैकअप प्लान बनाना शुरू कर दिया है। इसके चलते नीतीश कुमार एनडीए में ही बने रहने की बात कहने लगे हैं। दरअसल ये तो साफ है कि बीजेपी किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते। यही कारण है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में लगातार खाई जो है वो गहराती जा रही है और अब बात ईगो पे आ गई है। एक और नीतीश कुमार हैं तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह। यही कारण है कि अब बीजेपी में नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए महाराष्ट्र में खेला करने का प्लान बीज जो है वो बो दिया है। दरअसल पिछले कई दिनों से ये खबरें जोर पकड़ रही हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार पे दबाव बनाने के लिए महाराष्ट्र में बड़ा खेला करने की प्लानिंग कर रही है और इसके लिए उसने शरद पवार को ऑफर देना शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो बीजेपी ने शरद पवार की पार्टी के सांसदों से संपर्क करना शुरू कर दिया है और उन्हें केंद्र में मंत्री बनाने का लालच देकर के अपने साथ मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। शरद पवार और सुप्रिया सुले से बीजेपी ने डायरेक्ट संपर्क किया है कि तो वहीं एनसीपी एसपी के अन्य सांसदों से संपर्क बाया अजित पवार किया जा रहा है। अब इन खबरों के बीच में एनसीपी एसपी के मुखिया और महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस की तारीफ की है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के लिए महाराष्ट्र की कुशल रणनीति को जिम्मेदार ठहराया है। शरद पवार का ये कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत आरएसएस के सहारे ही मिली है। महाराष्ट्र में नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार का कारण बताते हुए अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सफलता के बाद हम लापरवाह हो गए थे, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन यानी कि भाजपा नीत महायुति ने संसदीय चुनावों में अपनी हार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए। वो लोगों के घरों तक गए और हिंदुत्व का मुद्दा पहुंचाया। इस दौरान आरएसएस की तारीफ करते हुए शरद पवार ने कहा कि आरएसएस की इसमें बड़ी भूमिका रही है। पवार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं जो हिंदुत्व संगठन की विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा दिखाते हैं और किसी भी कीमत पे अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ओबीसी को ये नहीं बता पाई कि उसने उनके उत्थान के लिए क्या किया। शरद पवार की ओर से आरएसएस की तारीफ ऐसे वक्त पे की गई है अब जब महाराष्ट्र से लेकर के पूरे देश के सियासी गलियारों में ये चर्चा आम हो रखी है कि बीजेपी की ओर से शरद पवार के सांसदों को केंद्र में मंत्री बनने का ऑफर दिया गया है और चर्चाएं तो यहां तक हैं कि जल्द ही शरद पवार और अजित पवार फिर से एक हो सकते हैं या फिर शरद पवार के 8 लोकसभा सांसद जल्द ही अजित पवार के खेमे में जा सकते हैं। इन सभी चर्चाओं के बीच में शरद पवार का आरएसएस की तारीफ करना और विधानसभा चुनावों में मिली हार के लिए संघ व बीजेपी की मेहनत को सराहना काफी कुछ बड़े इशारे करता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि शरद पवार ने सिर्फ आरएसएस ही नहीं की तारीफ की है बल्कि इनडायरेक्टली जो है उन्होंने बीजेपी की भी सराहना की है और बीजेपी द्वारा की गई मेहनत को भी सराहा है। अब इंडिया गठबंधन के सबसे सीनियर लीडर होने के बावजूद शरद पवार का अचानक आरएसएस और बीजेपी की तारीफ करना सिर्फ एक बयान मात्र तो नहीं हो सकता है और खास करके इन बयान का ऐसे वक्त पर सामने आना जब लगातार चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि शरद पवार के सांसद केंद्र की मोदी सरकार में शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सुप्रिया सुले ने भी अब तक इस मामले पे कोई भी सफाई नहीं दी है। उन्हें बीजेपी की ओर से केंद्र में मंत्री बनने का ऑफर मिला है। इसका मतलब साफ है कि बिहार में खेला होने की चर्चाओं के बीच और नीतीश कुमार को झटका देने के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र में एक बड़ा खेला करने की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है और ये ऐसी स्क्रिप्ट है जो नीतीश कुमार के साथ साथ इंडिया गठबंधन में भी सेंधमारी कर सकती है, क्योंकि अगर अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं तो शरद पवार को महाराष्ट्र की सियासत का चाणक्य माना जाता है। ऐसे में बीजेपी ने
अब नीतीश कुमार की जगह को भरने के लिए एक और धुरंधर को ही साधने का काम किया है, क्योंकि बीजेपी भी ये बात जानती है कि अगर नीतीश कुमार जैसा बड़ा चेहरा एनडीए को छोड़कर जाता है तो ये केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। साथ ही नीतीश के जाने का मतलब है कि एनडीए के खाते से 12 सांसदों का और जाना, और अगर एनडीए के पाले से नीतीश कुमार के खाते के 12 सांसद चले जाएंगे तो एनडीए के पास सिर्फ 280 सांसद ही बचेंगे, जो कि अभी नीतीश कुमार के 12 सांसदों के साथ 292 हैं, जबकि 280 सांसदों में भी एनडीए के पास पूर्ण बहुमत रहेगा और नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी पे बैठे रहेंगे। लेकिन 272 के जरूरी आंकड़ों से सिर्फ 8 सांसद ज्यादा होने से कहीं ना कहीं कुर्सी खिसकने का खतरा बना रहेगा। साथ ही जब कंडीशन इतनी नाजुक होगी तो सहयोगी दलों द्वारा बीजेपी पे दबाव भी ज्यादा बनाया जाने लगेगा और कहीं ना कहीं पीएम मोदी अपने सहयोगियों की एक कठपुतली मात्र बन के रह जाएंगे, जो कि बीजेपी या फिर पीएम मोदी बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। और यही कारण है कि नीतीश कुमार के जाने पे होने वाली कमी को पूरा करने के लिए बीजेपी ने शरद पवार के सांसदों को अपने साथ जोड़ने का काम किया है, क्योंकि शरद पवार के पास 8 लोकसभा सांसद हैं, जिसमें 8 उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी हैं। ऐसे में अगर शरद पवार के 8 सांसद एनडीए में आ जाएंगे तो 280 की संख्या बढ़ के 288 हो जाएगी, जिससे मोदी की कुर्सी भी बची रहेगी और बीजेपी पे सहयोगी दल दबाव भी नहीं बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि शरद पवार के खेमे में 8 सांसद आने के बाद नीतीश कुमार की वैल्यू एनडीए से में जो है वो कम हो जाएगी। उनके रहने और जाने से दोनों से ही बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही नीतीश कुमार के पास एनडीए में वो बार्गेनिंग पावर रह जाएगी, जिससे वो अपनी आगामी केंद्र बजट में फिर से मोदी सरकार पे बिहार के लिए कोई दबाव बना सकते हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार इन खबरों के बाद अब डिफेंसिव मोड में आ गए हैं और ये कहने लगे हैं कि वो पहले वाली गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे और कहीं ना कहीं वो ना जाने वाले हैं। मतलब साफ है कि अभी शरद पवार के सांसद एनडीए में आए भी नहीं है और ना ही कोई रजामंदी हुई है, क्योंकि शरद पवार आरएसएस की तारीफ जरूर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वो मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे में अभी शरद पवार की तरफ से कुछ साफ नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि दबाव में आ गए हैं और उनको ये डर सताने लगा है कि कहीं बीजेपी नीतीश कुमार को ही साइडलाइन ना कर दे। इसीलिए एक और जहां बीजेपी नीतीश कुमार का विकल्प शरद पवार में तलाश रही है और अपना बैकअप प्लान तैयार कर रही है, दूसरी ओर नीतीश कुमार भी अपने बैकअप की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे से नीतीश कुमार भी इतने जल्दी से हटने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि एक और जहां शरद पवार और बीजेपी के एक साथ आने की चर्चाएं हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ मिलकर के बिहार चुनाव में उतर सकते हैं और नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ये खबर इसलिए आ रही है क्योंकि कांग्रेस की ओर से नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में आने के ऑफर दिए जा रहे हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार की जेडीयू ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हुई जेपीसी की पहली बैठक में मोदी सरकार से सवाल किया है और प्रियंका गांधी के सुर में सुर मिलाए हैं, वो भी काफी कुछ इशारे कर रहा है। बता दें कि इससे पहले भी कई मौकों पे कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच नजदीकियां देखी गई थी, फिर वो चाहे बीपीएससी छात्रों पे बिहार पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद कांग्रेस की ओर से नीतीश कुमार को बचाना हो या सिर्फ बीजेपी को घेरना हो या फिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने गए नीतीश कुमार का गुपचुप प्रियंका गांधी से मुलाकात करने की चर्चाएं हो, ये सब कयास ऐसे हैं कि नीतीश कुमार और कांग्रेस एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। उधर जिस तरह से राजद नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर बयान दिया है और ये कहा है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था, ऐसा लगता है कि अब राजद भी आप और टीएमसी की राह पर चल रही पड़ी है, क्योंकि पिछले चुनाव में राजद और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा था और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट काफी खराब रहा था। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर जाती है तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होते हैं और सरकार राजद की होती। ऐसे में संभावनाएं ये भी हैं कि तेजस्वी यादव इस बार कांग्रेस के साथ जाने में हिचकिचाते दिख रहे हैं। कारण है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस की नजदीकियों की खबरें और जोर पकड़ रही हैं। अब जो ताज़ा जानकारी है वो ये है कि 18 जनवरी का दिन बिहार की सियासत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक और 18 जनवरी को राजद एक बड़ी बैठक करने वाले हैं जिसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत पार्टी के छोटे से लेकर के बड़े हर एक कैडर के नेता शामिल होंगे। दूसरी ओर इसी दिन यानी कि 18 जनवरी को ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी बिहार में दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं। ऐसे में संभावनाएं तो ये हैं कि राहुल गांधी अपनी इस यात्रा जो दौरा है उनका वो लालू और तेजस्वी से भी मुलाकात करेंगे।
लेकिन क्या राहुल गांधी नीतीश कुमार से भी सरेआम या फिर गुपचुप मुलाकात कर सकते हैं? चर्चा इस बात की भी बिहार में जोर पकड़ रही है। इसीलिए ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 18 जनवरी को बिहार की सियासत में एक बड़ा खेला हो सकता है और इस दिन जो है बिहार से एक बड़ी सियासी तस्वीर सामने आ सकती है। क्या होगा ये तो आने वाले दिनों पता चल पाएगा। क्या कांग्रेस और नीतीश कुमार मिलकर के चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस नीतीश और लालू को एक साथ लाने के लिए पुल का काम करेगा और तीनों फिर से एक साथ मिलकर के गठबंधन के तले चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल निगाहें इसी बात पे लगी हैं कि खरमास के बाद बिहार में क्या होने वाला है। इस खबर बस इतना ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।